गौतम, उसकी पत्नी सुमन और उनका 2 साल का बच्चा जीवा हंसी खुशी से रह रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। गौतम हर रविवार के दिन पूरा परिवार को घुमाने के लिए बाहर लेकर जाता था। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जंगल इतना घना नहीं था, लेकिन फिर भी लूट मार का डर रहता था। उसी जंगल में एक डाकुओं की टोली रहती थी। डाकुओं के सरदार का मकसद था कि किसी की जान नहीं लेनी, लेकिन उनके पास जो भी है उसमें से एक तिनका भी नहीं छोड़ना। सरदार केवल धन दौलत का लालची था। सरदार सरदार, पिछले कुछ सप्ताह से देख रहे हैं कि एक गाड़ी लेकर पूरा परिवार हर रविवार को इस जंगल से गुजरता है। आप बोलो तो उसको रुकाएं क्या? नहीं बिटुआ, हम उनको रुकाएंगे नहीं। कुछ चालबाजी करते हैं। ऐसा करो, सड़क सड़क पर 5 लीटर तेल फैला दो और दूर से उन पर ध्यान रखना। फिर जब अगले रविवार को गौतम और उसकी बीवी, बच्चा सभी घर लौट रहे थे, तभी तेल की वजह से गौतम बाइक को संभाल नहीं सका और उसने अपना नियंत्रण खो दिया और सभी गिर गए। गौतम ने उस वक्त हेलमेट नहीं लगाई थी। सर पर गहरी चोट आने से उसकी वहीं मौत हो गई। सुमन और उसका बच्चा किसी तरह से खड़े हुए। सुमन ने होश संभाला और गौतम के पास पहुंची, लेकिन वो मर चुका था। गौतम, गौतम, उठो। सरदार, लगता है पंछी जाल में फंस गया है। चलो चलते हैं। सरदार और साथी, उसके साथ के डाकू उस स्थान पर पहुंचे जहां पर तेल गिराया था। उन्होंने गौतम की तलाशी की, लेकिन गौतम की जेब से केवल 500 रुपये मिले। डाकू बोले, ऐसे तो हमको तेल भी भारी पड़ गया, अब क्या करें? एक काम करते हैं, इस बच्चे को छीन लेते हैं और शहर में बेच देते हैं। क्या बोलते हो? जी सरदार। इतना कहते ही डाकुओं ने सुमन से बच्चे को छीन लिया और सभी भाग गए। सुमन चिल्लाती रही, गौतम उठो, हमारा बच्चा। सुमन को पता चल गया और उसने मान लिया कि अभी गौतम और उसका बच्चा वापस नहीं आने वाला। सुमन ने वहीं घाटी में कूदकर अपनी जान दे दी। 4 साल बाद एक हंसते खेलते एक जोड़ा, विनय और उसकी 8 महीने की गर्भवती पत्नी पल्लवी, दोनों कार से जा रहे थे। अचानक पल्लवी को पेन शुरू हो गया और वो दर्द से करा रही थी। तभी विनय ने कार की स्पीड बढ़ा दी और जंगल के रास्ते से निकल पड़ा। जंगल में प्रवेश करने से पहले विनय ने बड़ा बोर्ड देखा जिसपे साफ साफ लिखा था, रात के समय में इस जंगल में प्रवेश ना करें। लेकिन विनय ने इस बात को नज़रअंदाज किया और उसी रफ्तार से चलता रहा। थोड़ी ही दूर फट करके कार का टायर फट गया। गूगल लोकेशन से पता करके विनय ने पता लगाया कि हॉस्पिटल कुछ ही दूरी पर है। पल्लवी ने कहा, आपको ध्यान रखना चाहिए था, वहाँ पर लिखा था कि रात को यहाँ से नहीं आना। पर आपने, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ कुछ कीजिए। विनय ने पल्लवी को बाहर निकाला, उसको ध्यान से पकड़ा और दोनों पैदल चलने लगे। कुछ ही कदमों की दूरी पर उनको अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी, लेकिन दोनों खुद को सांत्वना देकर आगे बढ़े। सामने अचानक धुआं बढ़ गया और धुंधली धुंधली परछाई दिखाई दी। विनय ने मदद के लिए पुकारा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर कोई रिक्शा वगैरह कहाँ मिलते हैं? मेरी बीवी को पेन शुरू हो गया है, वो प्रेग्नेंट है। धुंधली परछाई एकदम साफ हो गई और एक औरत दिखाई दी जिसके चेहरा बालों से ढका हुआ था। विनय समझ गया कि कुछ ना कुछ तो झोल है। वो चुपचाप निकलने लगा। इतने में सुमन बोल पड़ी,
कहाँ जा रहे हो? मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मेरा बच्चा। यहीं से उसे लेकर भाग गए। मेरा बच्चा। देखिए, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। प्लीज हमें जाने दीजिए। कैसे जाने दूँ तुम्हें? मुझे मेरा बच्चा चाहिए। नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे को ले जाऊंगी। इतना कहते ही उसने अपनी भूतिया शक्ति से पल्लवी की कोख को झाड़ दिया और बच्चा निकल दिया। बच्चा लेकर झटपट सुमन भाग गई। विनय और पल्लवी दोनों रोने लगे और हॉस्पिटल पहुंचे। पल्लवी को भर्ती करवाया और पूरी रात अपनी गलती को कोसता रहा। विनय को अपना बच्चा वापस चाहिए था। एक तो उसने पल्लवी का दुख देखा नहीं जा रहा था, और दूसरा उसने बोर्ड को देखने के बाद भी जंगल से गाड़ी निकाली। सुबह होते ही दोनों गांव में गए और वहां के लोगों को पूरी घटना सुनाई। गांव वालों ने कोई हमदर्दी नहीं जताई। अरे भाई, ये यहाँ का रोज का मामला है। भला मनाओ कि तुम दोनों की जान बच गई। चुड़ैल किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। भाई साहब, आपको जितने पैसे चाहिए ले लो, पर भगवान के लिए हमारी मदद कीजिए। विनय और गांव वालों की बात चुपके से सरदार का डाकू सुन रहा था, और पैसों की बात सुन के उसके मन में फिर से लालच आ गया और जल्दी से जाकर पूरी घटना सरकार को सुनाई। सरदार को समझ आ गया अब क्या करना है। सरदार ने डाकुओं को इकट्ठा किया और बोला, तुम दोनों जाओ उस शहरी बाबू के घर। उसको बोलो कि बच्चा दिला देंगे हम। और तुम तीनों जाओ उस बच्चे को ढूंढ कर लाओ जिसको हमने बेचा था। विनय ने उस डाकू को बच्चे के बदले पूरी संपत्ति देने को कहा। डाकू खुश हो गया। डाकू ने सुमन के बच्चे को पल्लवी के हाथ में पकड़ा दिया और उनके साथ साथ चलने लगा। सभी उसी जगह पर पहुंच गए जहां से सुमन ने पल्लवी से बच्चा छीना। सरदार ने उस 7 साल के बच्चे को संभालकर पेड़ के पीछे छुपा दिया। अब सुमन का बच्चा बोला, माँ, माँ, मैं आ गया हूँ। तुम कहाँ हो? इतने में धुआं छा गया और की आवाज आने लगी। धीरे धीरे करके सुमन सामने आई। पल्लवी हाथ जोड़कर बोली, देखो, मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर आ गई हूँ। अब तुम मेरे बच्चे को लौटा दो। सुमन दूर से ही भयानक आवाज में रोने लगी, मेरा बच्चा। और सुमन ने पल्लवी के बच्चे को लौटा दिया। अब पल्लवी अपने बच्चे को चूमने लगी। ये देखकर सुमन का मन और भर आया और वो विलाप करने लगी, क्योंकि वो अपने बच्चे का पालन पोषण भी नहीं कर सकती थी। अब सुमन बहुत छटपटाने लगी। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मेरे पति को मार डाला, मेरे बच्चे को छीन लिया। क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का? इतने गुस्से में सुमन की सारी भूतिया शक्ति खुल गई। सुमन ने पेड़ के पीछे छुपे उस सरदार को भांप लिया। सुमन एक एक को बुरी तरह से अपनी शक्ति से मार डाला। इतना खौफनाक दृश्य देखकर सुमन का बच्चा पल्लवी से लिपट गया। पल्लवी अब शांत हो चुकी थी। वो बस खड़े खड़े अपने बच्चे को देख रही थी। पल्लवी और विनय भी बहुत भावुक हो गए। पल्लवी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे का ख्याल आज से मैं रखूंगी। तुम अब किसी को नुकसान मत पहुंचाना, और अगर तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो गया हो तो तुम इस संसार से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। इतना कहने के बाद सुमन धीरे धीरे ओझल हो जाती है। सभी उसको बाय बाय करते हैं। एक गांव में भोला नाम का लड़का रहता था अपनी माँ के साथ।
भोला की माँ लोगों के घरों में काम किया करती थी, जिससे घर का गुजारा चल जाता था। फिर एक दिन भोला की माँ बीमार पड़ गई, जिससे घर का गुजारा भी मुश्किल हो गया था। फिर दिवाली का त्योहार आ गया। पूरे गांव में सभी के घरों में दिए जलाए गए। सभी घरों को रोशनी से सजाया गया, केवल एक घर को छोड़कर। एक और जहां सभी लोग अपने अपने घरों में खुशियां मना रहे थे, मिठाई खा रहे थे, वहीं भोला मेडिकल से आता है और कहता है, माँ लो दवाई, ले लो माँ। दवाई लेते हुए माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं दिवाली के दिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं ले सकी। कोई बात नहीं माँ, इतना कहकर भोला बाहर चला गया। घूमते घूमते भोला गांव के बाहर एक हवेली के पास पहुंच गया। इतनी बड़ी हवेली और इतना अंधेरा देखकर भोला चौंक गया। नजर घूमती हुई हवेली के ऊपर मंजिल पर पड़ी। हवेली के ऊपरी मंजिल पर एक लड़की खड़ी थी। भोला ने ध्यान से देखा, लड़की उदास थी। भोला ने सोचा, हो ना हो इस लड़की की दिवाली भी ठीक नहीं है, चलो मिलकर दुख बांट लेते हैं। ऐसा सोचकर भोला हवेली के दरवाजे तक गया। जैसे ही भोला दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। पहले तो भोला थोड़ा डर गया, लेकिन फिर आगे बढ़ा। भोला ने देखा दरवाजे के पास एक बूढ़े अंकल खड़े हैं। शायद इसी ने दरवाज़ा खोला होगा। भोला ने उस अंकल से पूछा, दादा इतनी बड़ी हवेली है और इतना सन्नाटा, ऐसा क्यों, जबकि आज तो दिवाली है? बूढ़ा हंसते हुए बोला, साहब अपने काम में हमेशा बिजी रहते हैं, और वो जो खड़ी है साहब की बेटी है, उसका नाम सोनी है। साहब ने उसे बाहर जाने से मना किया है, इसलिए जब वो अकेली रहती है तब वो उदास रहती है। भोला को हवेली के अंदर जाते हुए थोड़ा अजीब सा और डर सा लगता है। भोला जैसे ही आगे बढ़ा, भोला को एक सुंदर कपड़ों में एक स्त्री दिखी। वो स्त्री दिखने में इतनी सुंदर थी, लेकिन जैसे ही वो बोली, भोला डर गया। कहाँ जा रहा है? हवेली की तरफ। अपने कदम बढ़ाए तो मैं तुझे खा जाऊंगी। भोला ने गुड़ निकला और डरते हुए बोला, चुड़ैल आंटी आप मुझे मत खाना, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, मैं तो बस उस लड़की को देखने आया हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत खाना, मैं तो छोटा बच्चा हूँ। छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, आप कहोगी तो मैं भी नाच लूँगा। इतना कहकर भोला नाचने लगा। ये सब देखकर सोनी के चेहरे पर स्माइल आ गई और बोली, अरे तुम कौन हो, यहाँ आओ। क्यों आंटी जी, वो बुला रही है। हाँ ठीक है जाओ, लेकिन मैं यहीं हूँ। मेरी बेटी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी की तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे चुड़ैल आंटी, मैं कोई आतंकवादी थोड़ी ना हूँ जो किसी को नुकसान पहुँचाऊँगा, मैं तो खुद नसीब का मारा हूँ। अरे तुम कौन हो, पहले तो कभी नहीं देखा। मैं पास के ही गांव का हूँ, पर तुम रो क्यों रही थी? तुम्हारे पास तो सब कुछ है। सब कुछ होने से क्या खुशियाँ आ जाती हैं? मेरे पास सब कुछ तो है, लेकिन लोग नहीं हैं। पापा हमेशा बाहर रहते हैं और काम वाली बाई वो घर का काम करती है, उसके साथ मैं क्या खेलूँ? पर तुम्हारी माँ भोला बोला। ये सुनकर सोनी फिर से उदास हो जाती है। क्या हुआ? अच्छा तुम रहने दो, उदास मत हो। क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? हाँ, पर तुम मेरे पापा को मत बताना, वरना वो मुझे डांटेंगे। उन्होंने मना किया है इस घर से बाहर जाने को। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा और किसी को नहीं बोलूँगा। फिर दोनों बगीचे में खेलने लग जाते हैं। सोनी खुश देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद भोला बोला, अब मुझे चलना चाहिए।
आज तुम तो अपने घर पर दिवाली के खूब मौज लोगे। नहीं, मेरी माँ बीमार है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम घर को सजा सकें। इतना कहकर भोला अपने घर की तरफ निकल गया। सोनी फिर अपने घर के अंदर चली गई और उदास होकर सोचने लगी, मेरे पास इतने पटाखे होते हुए भी मुझे कोई खुशी नहीं है। अब की बार भी मुझे अकेले दिवाली मनानी पड़ेगी। चुड़ैल सोनी को उदास देखकर वापस भोला के पास पहुंची और उसे रोकते हुए बोली, रुक जाओ भोला। अब क्या हुआ चुड़ैल आंटी? मैं तो अपने घर ही जा रहा हूँ और मैंने आपकी बेटी को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाया। तुम्हारे साथ खेलकर मेरी बेटी बहुत खुश हुई और तुम अब यहीं रह जाओ। तुम्हारा बस एक ही काम है, मेरी बेटी को खुश रखना। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। घर पर मेरी माँ अकेली है और मुझे उनके पास जाना है। नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगी और तुम्हारी माँ को भी। नहीं तो फिर वापस चलो। भोला डर जाता है और उसके साथ चलने लग जाता है। चलता हूँ, पर आप मेरी माँ को कुछ मत करना। उदास सोनी भोला को देखकर फिर से खुश हो जाती है। अरे तुम वापस आ गए? क्या तुम मेरे साथ दिवाली मनाने आए हो? हाँ, वो तुम अकेली हो और दिवाली कैसे मनाओगी? मेरे पास भी पटाखे नहीं हैं, तो मैं वापस आ गया। फिर दोनों बगीचे में पटाखे और फुलझड़ियों से खेलने लगते हैं। कुछ समय बाद भोला उदास हो जाता है। भोला को देखकर सोनी बोली, क्या हुआ? तुम्हें और पटाखे चाहिए तो मेरे सारे पटाखे ले लो। नहीं, मुझे मेरी माँ की चिंता हो रही है। वो घर पर अकेली है। भोला ने अपने घर का सारा हाल सुनाया। सोनी भी भावुक हो गई। काश मैं तुम्हारी माँ की कुछ मदद कर पाती, पर तुम चिंता मत करो, मैं मेरे पापा से बात करूंगी, वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। इतने में वहाँ पर सोनी के पापा आ जाते हैं और भोला को देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। नौकरानी को बुलाकर उसे बहुत डांटा। सोनी रोने लगी, इसे कुछ मत कहना, ये तो मेरे साथ सिर्फ खेलने आया है। तुम इसे जानती तक नहीं, कैसे इसको अंदर आने दिया? ये सब देखकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो सबके सामने आ जाती है। बस करो महेश, तुम्हें अपनी बेटी की उदासी नहीं दिखती। चुड़ैल कौन हो तुम? कौन हो? मैं तुम्हारी बीवी पूनम। पूनम तुम्हें मरे तो कितने साल हो गए? मैं हमेशा अपनी बेटी के आसपास ही थी। तुम तो अपनी बेटी को टाइम देते नहीं। क्या करोगे इतने पैसे का जब तुम्हारी बेटी खुश ही नहीं है? और तुम्हें दिखाई नहीं देता वो कितनी खुश है। तुम तो इसे खेलने नहीं देते ना बाहर। मैं लेकर आई हूँ इस लड़के को। महेश को अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी बेटी को गले लगा देते हैं। फिर सोनी भोला के बारे में बताती है। महेश भोला की मदद करता है और अपनी हवेली में उसे और उसकी माँ को एक कमरा दे देता है। भोला का भी अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देता है और सभी खुशी खुशी रहते हैं। और फिर एक दिन पूनम वापस सभी के सामने आई और महेश को कहा, महेश, हमेशा अपनी बेटी का ख्याल रखना, अब मैं मुक्त होने जा रही हूँ। पूनम ने सभी को बाय किया और आकाश में विलुप्त हो गई। ये कहानी हेलेना की है, जो हवाई द्वीप पर रहती है। हेलेना हवाई द्वीप पर एक छोटे से टापू पर रहती है। हेलेना जिस टापू पर रहती है वो टापू पानी के बीचों बीच में स्थित है। वैसे तो हेलेना का लंदन में भी एक बहुत बड़ा घर है, लेकिन उनको घूमने का शौक है, इसलिए वह अपने दौरे करती रहती है। अब की बार हेलेना द्वीप पर अकेले आई थी। उसके पति को कुछ काम था, तो वो 1 सप्ताह के लिए बाहर गया हुआ था। ऐसा उसने अपनी पत्नी से प्रॉमिस किया था कि मैं 1 हफ्ते बाद तुम्हारे पास पक्का आ जाऊंगा। हेलेना फ्लाइट से सैटरडे को गई थी। हेलेना आते ही सो गई। अगले दिन
सुबह उठकर हेलेना ने कुछ वर्कर्स को बुलाया और पूरे घर की सफाई करवाई। हेलेना ने अपने घर को अपने हिसाब से सजाया। अब हेलेना होटल गई और खाना खाया। फिर वहीं से ही वो उस पॉन्ड पर चली गई जहां उसका घर स्थित था। हेलेना ने अभी उस पॉन्ड को पूरा नहीं देखा था, इसलिए अब की बार वो कोई चांस मिस नहीं करना चाहती थी। उसने पूरी तैयारी कर ली थी और पानी में गोता लगाने का भी मन बना लिया था। हेलेना ने पूरे पॉन्ड की सैर की और आखिरी में वह गोता लगाने के लिए सेफ्टी जैकेट पहन ली और पानी में कूद गई। हेलेना ने नई नई प्रजाति की मछलियाँ देखी, कुछ ऐसी ही झाड़ियाँ भी देखी जो लाइट छोड़ रही थी। हेलेना काफ़ी गहराई पर गई तो उसे कुछ महसूस हुआ। हेलेना को लग रहा था कि उसको कोई बुला रहा है। उसने एक झटके में ही साड़ी बैटन को इग्नोर किया और आराम से अपनी गोताखोरी पूरी की और वापस ऊपर आ गई। हेलेना काफ़ी थक चुकी थी और रात ही काफ़ी हो गई थी, इसलिए हेलेना अब आराम करना चाहती थी। इसलिए हेलेना अपने घर पर चली गई। अब हेलेना टीवी देखती देखती सो गई। थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुली। उसने टीवी को बंद किया और अपने बेडरूम में चली गई। आधी रात को करवट लेते वक्त हेलेना ने कुछ महसूस किया। उसको लगा कि यहाँ पर कोई तो है। उसने बेड से ही नज़र घुमाई, लेकिन उसको कोई नहीं दिखा। हेलेना वापस सो गई। थोड़ी देर बाद हेलेना की आंखों के सामने कुछ परछाई सी आई। हेलेना ने अपने सामने वाले गेट के कांच में देखा तो उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। हेलेना वापस करवट बदलकर सोने लगी तो खिड़की के कांच में उसको किसी का धुंधला धुंधला चेहरा दिखाई दे रहा था। हेलेना उठकर बैठ गई। अब हेलेना कांच को गौर से देखने लगी। खिड़की को देखते देखते हेलेना को कुछ महसूस हुआ। उसको लगा कि उसकी बाईं तरफ कोई और परछाई है। हेलेना ने दरवाजे कांच पर देखा। हेलेना ने जैसे ही दरवाजे के कांच पर देखा तो हेलेना चौंक गई। उसने वापस खिड़की की तरफ देखा। परछाई ठप ठप खिड़की को मार रही थी। तो उसने वापस पलटकर दरवाजे की तरफ देखा तो हेलेना झट से पलंग की दीवार तक सरक गई। परछाई कमरे में आ गई थी। अब हेलेना उस परछाई को एकदम साफ देख पा रही थी। वो तो कोई समुद्री जानवर लग रहा था। हेलेना ने लाइट चालू की तो चिल्लाकर वो दोनों परछाई वापस बाहर भाग गई। हेलेना भी उनके पीछे पीछे बाहर भागी और देखा तो वो दोनों पॉन्ड में कूद गई। हेलेना वापस गई और डरते डरते सो गई। सुबह हुई। हेलेना ने अपने आसपास वाले लोगों को बुलाया और पूछा कि इस पॉन्ड में जानवर बाहर आते हैं क्या। पड़ोसी समझ गए कि हो ना हो इस मैडम ने कल गोताखोरी की है। पड़ोसी बोले, क्या आपने कल की सैर की? हाँ बिल्कुल की। और गोताखोरी? हाँ वो भी की है। वही तो नहीं करनी चाहिए थी। मगर क्यों? उस गोताखोरी और उस जानवर का क्या कनेक्शन है? मैडम, आप जिसको जानवर कह रही है ना, वो कोई जानवर नहीं है। वो एक मित्र शरीर है, एक आत्मा है वो। पर वो तो दो थे, हेलेना बोली। दो नहीं, पूरे 20 हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि इसका राज क्या है? आप जानकर क्या करोगी मैडम? आप बस अभी वापस लंदन निकल जाओ। अगली बार जब कभी आओ तो गोताखोरी मत करना। वैसे भी आप बहुत भाग्यशाली हो जो आपको कुछ नहीं किया, वरना जो भी पॉन्ड के उस चमकीले पेड़ के पास गया वो लौट के वापस नहीं आया। आप बहुत लकी हो। हेलेना अब जिद करने लगी कि आखिरकार उन 20 लोगों के साथ हुआ क्या था। अब पड़ोसी पूरी कहानी
हेलेना को सुनाते हैं। मैडम, बात 1996 की है। इस पॉन्ड का सर्वे करने के लिए रूसिया से एक टीम आई थी। उस टीम ने 2 हफ्ते तक इस पॉन्ड का निरीक्षण किया, लेकिन उनको कुछ खास नहीं मिला। जल विभाग को कहीं से जानकारी मिली थी कि इस पॉन्ड के अंदर कुछ रहस्यमयी चीज़ें हैं। उसी को खोजने के लिए वह टीम यहाँ पर आई थी। टीम का एक मेंबर, उसने अंदर कुछ चीज़ों को खोज लिया था, लेकिन उसको कुछ ऐसा मिला जो वो किसी को भी नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि कुछ नहीं मिला। लेकिन उसी टीम के एक ईमानदार ऑफिसर को भी पता चल गया कि अंदर खजाना है। पूरी टीम सो रही थी, तभी वो चोर मेंबर वहाँ से निकल गया और उस खजाने के पास पहुँच गया। लेकिन साथ में ईमानदार ऑफिसर भी जग गया और वो पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँच गया। लेकिन तब तक वह चोर मेंबर सारा खजाना लाद कर मिनी जहाज से निकल चुका था। पूरी टीम उस पर गोली चलाने लगी। उसकी जहाज का हिस्सा तोड़ा, डैमेज हो गया था, इसलिए वो पानी में कूद गया। लेकिन तब भी वो ऑफिसर उस पर गोलियों की बौछार करते रहे और उसको गोली लग गई और वो इसी पौंड में मर गया। तो ये तो एक ही मरा है ना, 20 कैसे? मैडम, जिस तरह आप गई वैसे और भी गोताखोर गए। आप तो शुक्र मनाओ कि जिंदा लौट कर आए। 20 लोगों तो अब तक हजम कर चुका है वो। तो क्या वो अभी और लोगों को भी मारेगा? हाँ, सुना है कि जब तक वो 24 लोगों को नहीं मार देता उसको शांति नहीं मिलेगी। 24 क्यों? रूसिया से जो टीम आई थी उसमें 25 मेंबर थे, इसलिए वो ये सोचकर मार देता है कि उसने उन लोगों को मार दिया जो उससे खजाना छीनना चाहते थे। ओ, ऐसी बात है क्या? पर ये तो मासूम लोग हैं। सरकार तो इन अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करती है। अब हमने भी पौंड के चारों ओर बोर्ड लगा दिया है, गोताखोरी ना करें। अब नहीं माने तो क्या करें? अब आपने आपने भी तो ध्यान नहीं दिया ना। इतना सुनकर हेलेना वापस लंदन लौटने के लिए तैयारी करने लगती है। अगली बार जब भी आएगी, अकेली नहीं आएगी।